हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी और हम ये वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे। आज मैं बेसिक्स मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक्स बताऊंगा। उसके बाद हम धीरे धीरे टफ़र की तरफ चलेंगे इस टॉपिक में। और इसमें मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस, हाई क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए जो है वो सारे क्वेश्चंस आगे बताते रहूँगा। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी को समझने के पहले हमें फ़्लो ऑफ मनी समझना पड़ेगा कि फ़्लो ऑफ मनी कहाँ, हम मार्केट में जो मनी देखते हैं, जो पैसा रहता है वो कहाँ कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, तो बैंक, आप ये बात तो मानेंगे कि बैंक, जो भी मनी का फ़्लो है वो बैंकों के द्वारा ही होता है। ठीक है, आरबीआई जो है वो करेंसी प्रिंट करता है ना। मेजरली करेंसी जो प्रिंट करता है वो आरबीआई ही करता है। ठीक है, तो जो भी मनी का फ़्लो होता है मार्केट में वो सारा कुछ बैंकों के थ्रू होता है। बैंकों के थ्रू पब्लिक में मनी का फ़्लो होता है ना। बैंकों के द्वारा दूसरी बैंक्स में भी मनी का फ़्लो होता है। बैंकों, आरबीआई के द्वारा बैंकों में मनी का फ़्लो होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अगर पैसे की ज़रूरत रहती है तो वो बैंकों से ही लेती है। ठीक है, अब अगर बैंक को पब्लिक से पैसा लेना है तो वो किस फॉर्म में लेती है। जैसे आप जो आपका पैसा डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट में, या एफडी आरडी खुलवाते हैं, उसके थ्रू बैंक आपसे पैसा लेती है, तो ये फ़्लो ऑफ मनी हुआ। ठीक, इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज सेलिंग जो होता है वो एक मनी फ़्लो है पब्लिक टू बैंक, या बैंक टू बैंक भी जो होता है। बैंक टू बैंक भी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है वो सेल और परचेस होती है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा भी जो भी मनी फ़्लो होता है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, है ना, ये सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा कि कैसे है। बस मैं आप अभी ये समझिए कि फ़्लो ऑफ मनी आरबीआई के थ्रू भी होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अगर पैसे की ज़रूरत रहती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है या ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है, टी बिल्स सेल करती है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू पैसा लेती है, या फिस्कल पॉलिसी उसके होती है। फिस्कल पॉलिसी में जो होता है वो टैक्सेशन होता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो फ़्लो ऑफ मनी है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि यूज़ होते हैं फ़्लो ऑफ मनी में, है ना। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आरबीआई डिसाइड करती है, और फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाई क्यों जाती है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती क्यों है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी बनाती क्यों है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट देश में होते रहना चाहिए, ऐसी पॉलिसी जिसमें फ़्लो ऑफ मनी होता रहे प्रॉपर तरीके से और देश का डेवलपमेंट होता रहे। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई कंट्रोल करना। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आरबीआई जो है वो एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है और डेवलपमेंट, देश का डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी बनाता तो आरबीआई है ना, लेकिन इसमें मेंबर्स कौन कौन से होते हैं और इसको कहते क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो 6 मेंबर्स होते हैं। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है कि कितने मेंबर्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होते हैं, तो 6 मेंबर्स होते हैं। 6 में से जो 3 मेंबर्स होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, और 3 मेंबर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। अब ऐसा क्यों कि 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। ऐसा पॉलिटिकली स्टेबिलिटी के कारण होता है, क्योंकि अगर पूरी पॉलिसी आरबीआई बनाएगी तो वो उसके हिसाब से बनाएगी। ठीक है, आरबीआई के हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ और जो ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिकली होता है केवल वही देख के, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर मेंबर्स होंगे तो वो पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी दोनों सोचकर वो जो देश में मनी का फ्लो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है,
अब ये मेंबर्स तो के 6, 3 आरबीआई के मेंबर, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो 3 आरबीआई के जो मेंबर है करंट सिचुएशन में, जो आरबीआई के मेंबर है वो 3 मेंबर्स कौन कौन है? तो शक्तिकांता दास जो गवर्नर है वो है, दूसरे जो है वो एमडी पात्रा डिप्टी गवर्नर, और एम के सागर, ये 3 लोग हैं जो आरबीआई की तरफ से मेंबर है। और जो 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेंबर है अभी, वो है आशिमा गोयल, शशांक भिड़े एंड जयंत आर वर्मा। ये 3 लोग हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, ये तो हो गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आती कितनी बार है और होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसे हम बाय मंथली पॉलिसी भी कहते हैं। बाय मंथली पॉलिसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर 2 मंथ में आती है। जैसे जनवरी में आई तो फिर उसके बाद मार्च, अप्रैल, मार्च से हमारा फाइनेंशियल शुरू होता है ना। मार्च से अप्रैल 1 से मार्च 1, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसा करके हर 2 महीने में। जैसे 12 महीने हैं तो मैक्सिमम कितनी बार आएगी ये? 6 बार, है ना। और मिनिमम कितने? 4 टाइम्स। ठीक है, कम से कम 4 बार तो ये मॉनेटरी पॉलिसी साल में होती है, कंपलसरी है। ठीक है, 4 बार से ज़्यादा ही होना कंपलसरी है। ठीक है, अब इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? तो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट जो है वो है CRR, SLR, रीफाइनेंस फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, इसके अलावा भी और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे टर्म रेपो, या होते हैं LTRO, TLTRO, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा है ये भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये इंटरव्यू पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक अभी जो बेसिक में पढ़ेंगे वो हम इतना पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये लास्ट में पढ़ेंगे या दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाते हैं CRR। CRR क्या होता है? CRR का सबसे पहले फुल फॉर्म जो होता है वो कैश रिजर्व रेशियो होता है। ठीक है, अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? एक सपोज करिए ये बैंक है, ठीक है, और ये है RBI। ठीक है, अब सपोज कीजिए बैंक, कोई सा बैंक है, SBI ले लो या HDFC ले लो या जो भी बैंक लेना हो, कोई भी बैंक है, वो अगर मान लो दिवालिया हो गया। ठीक है, दिवालिया हो गया इन द सेंस कि उसके पास, उसका बिजनेस ठप हो गया, उसके बाद बैंक के पास पैसा नहीं है, तो जो उसके कस्टमर्स होंगे वो क्या करेंगे? या सपोज़ कीजिए कि जैसे PNB घोटाला हुआ, नीरव मोदी का घोटाला हुआ, है ना, माल्या का घोटाला हुआ, तो बैंक मान लीजिए फ्रॉड हो गया और बैंक बंद हो गई, तो जो कस्टमर्स है उनका पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, तो इसके लिए जो RBI, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो मेन बैंक है ना, पिताजी है जो बैंक, सभी बैंक्स के, उनने एक रेशियो निकाला है, कैश रिजर्व रेशियो, है ना। इसका मतलब ये है कि बैंक कुछ अमाउंट अपनी प्रॉफिट में से निकाल कर RBI के पास जमा करेंगे। ठीक है, RBI के पास जमा करेंगे क्या? मनी, पैसा, है ना, कुछ मनी। कौन जमा करेगा? बैंक जमा करेंगे कुछ मनी RBI के पास। तो ये जो कुछ है, कितना अमाउंट, कितना मनी, कितना पैसा जमा करेंगे, तो ये जो कुछ है ये CRR डिसाइड करता है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन, हम इंग्लिश वाली जो डेफिनेशन है वो अगर डिस्कस करें तो द शेयर ऑफ NDTL दैट बैंक मस्ट मेंटेन विथ RBI, द शेयर ऑफ NDTL that bank must maintain with
आरबीआई। अब ये आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। इसको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि बैंक कुछ पैसा हमारा आरबीआई के पास रखती है। वो जो पैसा है, वो जो कुछ पैसा है, वो पैसा डिसाइड कैसे होगा, वो पैसा कितना होगा। जैसे सपोज़ कीजिए इस बैंक का एनडीटीएल। अब इसके लिए सबसे पहले मुझे आपको एनडीटीएल समझाना पड़ेगा। एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिमांड। इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जो है वो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब ये क्या होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी? आप जो पैसा जमा करते हैं कि करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एफडी और आरडी में, ये टोटल अमाउंट को कहते हैं हम एनडीटीएल, ठीक है। जो भी अमाउंट आपका डिपॉजिट हुआ है बैंक्स में, वो अमाउंट कहलाता है एनडीटीएल, ठीक है। तो एनडीटीएल का कुछ परसेंट, शेयर ऑफ एनडीटीएल, शेयर ऑफ एनडीटीएल मतलब एनडीटीएल का कुछ शेयर जो है वो बैंक्स को निकालना रहता है और आरबीआई में वो पैसा जमा करना रहता है, ठीक है। यहाँ शेयर को हम परसेंटेज भी कह सकते हैं कि कुछ परसेंट, एनडीटीएल का कुछ परसेंट आप बैंक को निकालना पड़ता है और आरबीआई में जमा करना पड़ता है, जिससे कि जब वर्स्ट सिचुएशन आ जाएगी बैंकों की तो इस पैसे का यूज़ जो है आरबीआई कस्टमर को देने में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कितना, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि कितना परसेंट या क्या। मान लीजिए 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ जो है डिफरेंट कस्टमर ने बैंक के पास जमा किए इन द फॉर्म ऑफ कासा एंड राफा। कासा राफा, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आरडी एंड एफडी, ठीक है। 500 रुपये जमा किए, ठीक है। अब सीआरआर जो है आरबीआई ने डिसाइड करके रखा है कि 5%, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्जांपल है कि आरबीआई ने डिसाइड करा कि 5% ऑफ एनडीटीएल आपको आरबीआई के पास जमा करना है, ठीक है। तो ये 5% है, ये क्या है? सीआरआर, ठीक है। तो अब 5% कितना होगा इसका? 25 रुपये। अगर बैंकों का 1 डे पर डे, हम आज की बात करें तो आज 500 रुपये उनके पास जमा हुए, तो 500 का जो 25 रुपये है ना, 25 रुपीज़ है, ये आरबीआई को बैंकों के द्वारा जमा, हर बैंक का अलग अलग रहेगा। जैसे एचडीएफसी का अलग रहेगा, आईसीआईसीआई का अलग रहेगा, है ना, एसबीआई का अलग रहेगा, है ना। तो सभी बैंक, जितने भी बैंक्स हैं वो अलग अलग, जो भी उनका एनडीटीएल होगा उसका 5% आरबीआई के पास जमा करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद ये जो सीआरआर है, ये जो परसेंटेज है, ये आरबीआई बाई मंथली पॉलिसी के साथ हर 2 महीने में या तो चेंज करता है या सेम रखता है, जो भी उसकी मर्ज़ी रहती है। तो करंट जो सीआरआर रेट है वो कितना है? 3.5%, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी करंट में हर बैंकों को अपने एनडीटीएल का 3.5% आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है। अब ये डेली मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, डेली मेंटेन, हर बैंक को डेली मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास 3.5%। वो जब बैंक से जाते हैं उसके पहले ये आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है अकाउंट में, जो अकाउंट उनका रहता है उसमें, ठीक है। उसके बाद अब जो है, ये तो हमारी बात हो गई सीआरआर की। अब दूसरी बात आती है एसएलआर की। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या है? सीआरआर से पैसा, आरबीआई को लग रहा था कि पैसा कम आ रहा है, लेकिन आरबीआई और ज़्यादा पैसा सीआरआर के फॉर्म में नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत सारा अगर पैसा वो खुद ले लेगा तो ये बैंकों के लिए लॉस वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आरबीआई ने एक इंस्ट्रूमेंट और निकाला, एसएलआर, जिसमें क्या होता है, जिसमें बैंक्स को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट
कुछ परसेंट NDTL का अपने पास रखना पड़ता है। सेल्फ मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका NDTL 500 है, कहाँ 20% ऑफ NDTL है ना, 20% ऑफ NDTL, तो कितना हो गया ये 20%? 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ ये आपके पास हमेशा मेंटेन होना चाहिए। 100 रुपीज़ ये, और 5% अगर CRR है तो 5% CRR 25 रुपये, ठीक है। तो ये RBI के साथ मेंटेन करना पड़ेगा, 25 रुपये RBI को देना पड़ेंगे, और 100 रुपये आपके पास खुद के पास बैंक में रखे रहना चाहिए। और रेस्ट जो बचा 125, इसमें से जो माइनस करा अपन ने 375 रुपये बचा, इसका आप लोन बांट सकते हैं, या आपके जो भी फर्दर जो नेसेसरी चीज़ें हैं आप उसमें इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये दोनों मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये जो 25% CRR है ना, CRR जो 25 रुपये हैं, जो 25 रुपये या 5% ऑफ NDTL जो CRR है, ये आपको केवल कैश फॉर्म में, जो बैंक्स है उनको कैश फॉर्म में ही मेंटेन करके रखना पड़ता है या देना पड़ता है RBI को। लेकिन जो SLR है ना, जो 100 रुपीज़ है, वो आप किसी भी फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं। या तो कैश रख लीजिए, अगर आपके पास कैश है तो कैश रख लीजिए, या तो आपके पास इतने अमाउंट का गोल्ड है, ठीक है, या आपके पास उतने अमाउंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो चलो सपोज़ कीजिए इसमें से 50 रुपये आपके पास, ये 100 SLR है, इसमें से 50 रुपये आपके पास जो है वो आपके पास कैश पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा 25 रुपये के आपके पास मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का भी प्राइस फेस वैल्यू पे ही रहता है, तो 25 रुपये ही होगा। अब गोल्ड का भाव जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है, तो उस दिन जो गोल्ड का भाव रहेगा उसके हिसाब से आपके पास उतना गोल्ड होना चाहिए जिसकी वैल्यू 25 रुपये हो। तो इस तरीके से आप 100 रुपये SLR मेंटेन कर सकते हैं। डिफरेंस क्या CRR और SLR में यही है, एक तो परसेंटेज का, और दूसरा एक RBI के पास रखना पड़ता है, खुद के पास रखना पड़ता है, तीसरा एक कैश के फॉर्म में केवल रखना पड़ता है, और SLR जो है कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। अब CRR को कहाँ दिया गया है, SLR को कहाँ दिया गया है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में CRR SLR डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। अब करंट SLR, करंट अपन ने CRR तो पढ़ लिया, करंट CRR जो है 3.5% है, लेकिन करंट SLR जो है वो है 18% है, ठीक है। अब इसका, इन दोनों का एक चीज़ और बता देता हूँ इसके पहले, रीफाइनेंस फैसिलिटी। ये रीफाइनेंस फैसिलिटी कुछ नहीं है, जैसा उसका नाम है, रीफाइनेंस। रीफाइनेंस का मतलब डबल से फाइनेंस करना। जैसे अगर मान लीजिए कस्टमर को पैसे की ज़रूरत है तो वो कहाँ जाएगा, बैंक के पास, है ना, बैंक के पास जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बैंक के पास भी पैसा नहीं है तो वो RBI के पास जाएगा। तो यही चीज़ कि RBI बैंक को फाइनेंस कर रहा है और बैंक कस्टमर को फाइनेंस कर रहा है, तो ये रीफाइनेंस हो गया कि ये मनी का फ्लो ऐसा हुआ, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा डीप में कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। रीफाइनेंस फैसिलिटी बस इतना है कि समझ जाइए कि ये टर्मिनोलॉजी है क्या, ठीक है। उसके बाद अब फ्लो ऑफ मनी, तो आप समझ गए कि CRR में जो फ्लो ऑफ मनी है वो बैंक टू RBI है ना, और SLR में भी सेम है, बैंक टू RBI। मनी का फ्लो बैंक टू बैंक है, बट जो परसेंटेज है उसका इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ना बैंक। अगर मान लीजिए SLR बढ़ाया 20% कर दिया, अभी 18% है, 20% कर दिया, तो बैंक के पास उतना अमाउंट तो फ्रीज़ हो गया, वो तो कोई काम में आएगा ही नहीं उसके, अभी कोई मतलब उसका जो बिज़नेस है उसके काम में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो फ्लो ऑफ मनी है RBI। अब इसका इफ़ेक्ट इन्फ्लेशन पे कैसा पड़ता है, या महंगाई पे, या फ्लो ऑफ मनी पे कैसा पड़ता है, ठीक है। ये तो आप बात मानते हो कि जो कस्टमर्स है वो बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, इसका मतलब मनी का फ्लो क्या हुआ, बैंक टू कस्टमर हुआ, ठीक है। अब बैंक जितना ज़्यादा लोन देगा उतना ज़्यादा कस्टमर के पास पैसा बढ़ते जाएगा, ठीक है। मान लीजिए बैंक ने 100 रुपये का लोन लिया,
ठीक है। यहाँ कस्टमर के पास 100 रुपये हो, बैंक के पास जितना पैसा होगा उतना पैसा ही वो कस्टमर को भी देगा। ठीक है। अगर बैंक के पास 300 रुपये हैं तो वो 300 रुपये देगा कस्टमर को, अगर बैंक के पास 200 रुपये हैं तो 200 रुपये देगा। ठीक है। अब इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन टर्मिनोलॉजी है क्या, महंगाई। महंगाई का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो डिमांड है, गुड्स के प्राइसेस की जो डिमांड है वो बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ेगी तो जो गुड्स के प्राइसेस है या जो सामान के प्राइसेस है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो आप एक सोप 5 रुपये की लेते थे वो 5,000 की बिकने लग जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इन्फ्लेशन। ठीक है। अब ये 5,000 की क्यों हुई, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस सोप की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब सोप की डिमांड ज़्यादा क्यों बढ़ी, सोप की डिमांड ज़्यादा बढ़ने का कारण है कि कस्टमर के पास पैसा ज़्यादा होना। कस्टमर के पास पैसा ज़्यादा होना, तो अब इसको 5,000 रुपये की सोप को अगर 5 रुपये पे लाना है वापस, तो कैसे लाएंगे। तो यही चीज़ जो है वो बैंक कंट्रोल करती है, आरबीआई कंट्रोल करती है बैंकों के थ्रू, इस सीआरआर और एसएलआर के थ्रू। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल है सोप का, है ना। ऐसे बहुत सारी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं जो एक सिलेक्टेड बकेट में रहती है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और इनके बेसिस पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है ना। अब मनी फ्लो कैसा फ्लक्चुएट होता है ये आप देखेंगे। हमने ये देखा कि मनी बढ़ गया, मतलब मनी या कस्टमर के पास बढ़ा हुआ है, या बढ़ा कैसे, लोन ले लेके। ठीक है। बैंकों के पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये से लोन ले लिया, इनने 100 हो गए इनके पास, फिर 300 रुपये बैंक के पास है, 300 रुपये लोन ले लिया, ऐसे बढ़ते गए। तो गुड्स एंड सर्विसेज की भी प्राइजेस क्या हो गए, बढ़ते चले गए, और एक समय ऐसा आ गया कि बहुत ज़्यादा प्राइजेस हो गए। अब इन प्राइजेस को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये कस्टमर है, ये बैंक है, और ये आरबीआई है। ठीक है। अभी क्या है, कस्टमर के पास पैसा ज़्यादा है, बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है। ठीक है। अभी अगर कस्टमर का पैसा कम करना है, ठीक है, हमें कस्टमर का पैसा कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैंकों का पैसा भी कम करना पड़ेगा। अब बैंकों का पैसा हम कम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, आरबीआई के पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सीआरआर और एसएलआर। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर एक बैंक के पास मान लीजिए अभी 500 रुपये हैं, ठीक है, तो ये 500 रुपये लोन देगा। अगर इसके पास हम पैसा कम कर दें तो ये कम लोन दे पाएगा। अगर कम लोन दे पाएगा तो कस्टमर के पास भी पैसा कम रहेगा। ठीक है। कम पैसा आएगा तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, प्राइजेस कम होने लग जाएंगे। ठीक है। अगर कोई ख़रीदने ही नहीं जाएगा कोई भी चीज़ तो उसके प्राइजेस कम करना पड़ेंगे। जो भी बायर या बेचने वाला जो सेलर है उसको प्राइजेस कम करना पड़ेगी, तो इस तरीके से प्राइजेस कम हो। अब इनका बैंकों का पैसा हम कम कैसे कर सकते हैं, तो बैंकों का पैसा आरबीआई कैसे कम कर सकता है, तो आरबीआई के पास एक इंस्ट्रूमेंट है सीआरआर और एक इंस्ट्रूमेंट है एसएलआर। ठीक है। अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा देगा, मतलब सीआरआर का रेट 5% से वो करके 10% कर देगा। ठीक है। तो पहले 25 रुपये ये जमा कर रहे थे बैंक आरबीआई के पास, लेकिन अब 10% तो 50 रुपये जमा करेंगे। ठीक है। तो पहले इनके पास कितने रुपए हो रहे थे, 475 का ये लोन दे पा रहे थे, मार्केट में पैसा 475 जा रहा था। ठीक है। लेकिन 10% करने से क्या होगा कि ये 450 रह जाएगा, मार्केट में 450 जाएगा, तो डिमांड फ्लो ऑफ मनी क्या हो गया, कम हो गया। सिमिलरली एसएलआर के साथ भी, ठीक है, एसएलआर के साथ क्या होगा, एसएलआर बढ़ाया 18 से 20% कर दिया। ठीक है। तो क्या होगा, वही मनी का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैंक ज़्यादा पैसा एसएलआर में जमा करने लग जाएंगे, इनके पास पैसा कम हो जाएगा। अगर पैसा कम हो गया तो ये लोन भी कम बांट पाएंगे, अगर लोन कम बांट पाएंगे तो कस्टमर के पास पैसा कम हो जाएगा, अगर कस्टमर के पास पैसा कम हो गया तो डिमांड गिर जाएगी। ठीक है। एक फ़्लो चार्ट में बना देता हूँ कि अगर हमने सीआरआर इंक्रीज़ किया तो मनी फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा
और इन्फ्लेशन, अगर मनी फ्लो डिक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक, महंगाई कम हो जाएगी। वहीं उल्टा केस है, अगर CRR को हमने कम पढ़ा, अब CRR को कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ठीक है, तो एक वर्ड होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब 5 रुपये की सोप 0.5 पैसे में मिलने लग जाए तो वो भी बहुत हानिकारक है, ठीक है। क्यों, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत दिक्कत देता है कि बहुत सस्ता मिलने लग जाएगा तो क्या होगा कि सब डिमांड और सप्लाई बिगड़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, CRR अगर कम होता है तो मनी फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो डिफ्लेशन आने की स्थिति बन जाएगी, डिफ्लेशन बढ़ जाएगा, डिफ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है, डिफ्लेशन भी कम हो जाएगा। अब आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या हो सकता है, NDTL का, कि CRR जो मेंटेन करते हैं वो किस वक्त मेंटेन करते हैं, तो एक पर्टिकुलर उनका समय रहता है कि इस वक्त उनका मेंटेन करना रहता है डेली का, ठीक है। अब डेली का जो मैंने आपको बताया NDTL है ना, कि जो कासा और राफा होता है, ठीक है, जो भी एंड ऑफ द डे बैंक क्लोजिंग का जो समय रहता है कि 4 बजे जो क्लोज़ होता है या 3 बजे जो भी उनका समय रहता है, तो एंड ऑफ द डे उनका जो कासा और राफा रहेगा वो वही रहेगा। अगर मान लीजिए आउटटेक किसी ने निकाला पैसा, ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जो डिपॉज़िट हुआ दिन भर में, जो डिपॉज़िट हुआ डिफरेंट कस्टमर से, वो मान लीजिए हुआ 500 रुपये, है ना, और कुछ लोगों ने निकाले भी तो होंगे, तो मान लीजिए जो लोगों ने निकाले वो 250 रुपये निकाल लिए, तो नेट जो बचा वो कितना बचा, 250 डिपॉजिट ही बचा अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ये NDTL होगा, ठीक है, जितना इनटेक हुआ और विड्रॉल हुआ उसको माइनस करेंगे, ठीक है। फिर यही 250 के बाद मान लीजिए नेक्स्ट डे 500 रुपये इनटेक हुआ, ठीक है, और 200 रुपये निकाल लिए तो 550, तो इसका NDTL, ये NDTL होगा, है ना, इसका परसेंटेज हम CRR में देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट है, उसके बाद जितना आता गया उतना, ठीक है, तो जितना डिपॉजिट रहेगा, NDTL का मतलब ये होगा कि जितना डिपॉजिट रहेगा बैंक में एट द एंड ऑफ द डे वो उसका NDTL होगा, ठीक है। तो अब हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे और हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर पढ़े हमने, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 3 RBI के। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो बताना है 6। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में RBI कितने मेंबर होते हैं, 3 होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने होते हैं, 3 होते हैं। इन तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। शक्तिकांत दास, MD पात्रा, MK सागर, ये RBI के हो गए, और आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत आर वर्मा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो गए। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो साल में कितनी बार आती है, ठीक है। तो साल में मिनिमम कितनी बार आती है, 4 बार, 4 टाइम्स ही नहीं है, ठीक है, मिनिमम इतनी तो आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद 6-8 बार भी आ सकती है, ठीक है, 6 बार, सॉरी 6 बार, 6 बार भी मैक्सिमम 6 बार आ सकती है, ठीक है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कितने इंटरवल में आती है, तो ये ध्यान रखना 2 मंथ के, बेसिकली 2 मंथ के इंटरवल में आती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है CRR का फुल फॉर्म क्या है, तो कैश रिजर्व रेशियो। SLR का फुल फॉर्म क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। फिर यह आ सकता है कि करंट CRR कितना है, तो 3.5%। करंट SLR कितना है, तो 18%, ठीक है। NDTL में क्या क्या इंक्लूड रहता है, तो कासा और राफा, ठीक है। अब CRR किस में डिफ़ाइन है, तो CRR जो है वो RBI एक्ट 1934 में डिफ़ाइन है। हाँ, मैंने पहले आपको दोनों एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन बता दिए,
CRR जो है वो RBI एक्ट 1934 में डिफाइन है, और SLR किस में डिफाइन है? SLR आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं CRR और SLR में? तो CRR और SLR जो है वो कैसे मेंटेन करना पड़ता है, डेली बेसिस पे, वीकली, मंथली? तो ये आपको डेली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है। अब डिफरेंस पूछ सकते हैं CRR और SLR में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले CRR जो है वो RBI के पास मेंटेन करना पड़ता है, SLR जो है बैंक इटसेल्फ मेंटेन करना पड़ता है, बैंक को खुद को मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा, CRR जो है वो कैश की फॉर्म में ही केवल मेंटेन होता है, और SLR जो है वो कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में भी मेंटेन हो सकता है। दोनों के रेट कितने हैं ये डिफरेंस हो सकता है। फिर चौथा, रेगुलेशन एक्ट किस में है? ये बैंकिंग SLR जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया हुआ है, और ये RBI एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था CRR, SLR और रिफाइनेंस फैसिलिटी। अब हम कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके पहले और चीज़ हमने पढ़ी है, फ्लो ऑफ मनी हमने पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन आ सकता है फ्लो ऑफ मनी से, कि अगर हम CRR इंक्रीज़ करेंगे तो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा या घटेगा, है ना? तो अगर CRR बढ़ाएंगे तो मनी फ्लो कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर CRR बढ़ाए तो बैंकों के पैसा RBI के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा और बैंक कम लोन पे दे पाएंगे। अगर बैंक कम लोन पे दे पाएंगे तो मनी का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, इससे इन्फ्लेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली SLR अगर इंक्रीज़ किया तो यही होगा, मनी फ्लो कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। और डिफ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेम, SLR अगर इंक्रीज करें मनी फ्लो डिक्रीज़ होगा और डिफ्लेशन भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, सेम डिफ्लेशन पे भी रहेगा। ठीक है, फिर अब हम कल क्या पढ़ेंगे? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF के बारे में, है ना? इन ये क्या होते हैं? ठीक है, इनका मनी फ्लो पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? ठीक है, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगा हो तो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो, यूज़फुल लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिले ताकि। थैंक यू फॉर वॉचिंग।